Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the BH Law Entrance Exam by Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal and ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है प्रॉपर्टी लॉ पार्ट 2 की। तो अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा प्रॉपर्टी लॉ का, तो आई सजेस्ट आई बटन पे जाकर उसको आप देख लीजिए, राइट। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. Okay, we are going to start with the part 2 of property law, and as I had already uploaded in my YouTube shorts and reel as well, उस केस में what we are going to do, we are going to link religion with property law. ठीक है, अब एक ऐसा होने वाला है यार, देखो फैमिली लॉ से रिलेटेड है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। अब फैमिली लॉ अगर मैं बात करूं भाई, फैमिली से रिलेटेड होता है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ऑब्वियस है ये वाली चीज, राइट। तो प्रॉपर्टी लॉ को कैसे हम फैमिली लॉ से लिंक कर रहे हैं वो हम इधर इधर सीखेंगे। इधर होती है चीजें और डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होती। Okay, source would be class 11th NCERT. Of course, this video is going to be relevant for your CLAT, other law entrance exam preparation, as well as your class 11th legal studies. Because I have seen on the YouTube channels, different YouTube channels, I've gone through a lot, many, I would say, sources there on YouTube as well. But I haven't been able to find any person who's actually teaching class 11 legal studies or class 12 legal studies अच्छे से। तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल यू डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स व्हिच कुड एक्चुअली टीच यू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो प्रॉपर्टी, देखो ये टॉपिक ना क्लैट के लिए तुम्हें कुछ रटना वटना तो है नहीं, बिकॉज क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम यू हैव थिंग्स, principles that come up, right? Or passages that come up, and on the basis of that you need to answer. Okay, so you just need to keep those things in mind, what I would be explaining to you right now. Okay, चाहे वो अगेन प्रॉपर्टी के जैसे रिलीजन के बेसिस पर हो या फिर जो भी चीजें हो, वी गोइंग टू रीड इट। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी में पहले होता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी ना। बहुत सिंपल चीज होती है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे एंसेस्ट्रल द्वारा चली जा रही है, राइट, सालों साल, और वो मिल रही है, राइट, दैट वुड बी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड, प्रॉपर्टी दैट यू हैव परचेज बाय योर ओन, दैट इज गोइंग टू बी सेपरेट प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कोई घर है, कोई बंगलो है, देखा होगा गाँव में, राइट, इवन इन सिटीज यू सी, इन रिमोट एरियाज बहुत सारे वो होते हैं, लैंड होती है जो सालों साल चली आ रही है, फ्रॉम ग्रेट ग्रैंडफादर टू ग्रैंडफादर, फर्दर टू फादर, एंड देन इट इज इनहेरिटेड बाय द सन। ओके, तो ये होने वाली है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सेपरेट होने वाली है, आई एम अर्निंग, आई हैव परचेज द हाउस ऑफ माइन, राइट, दैट इज गोइंग टू बी सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ माइन, राइट, और इट इज गोइंग टू बी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बिकॉज आई हैव एक्वायर्ड इट, राइट, बाय वंस ओन लर्निंग। ओके, तो ये इतना रेलिवेंट नहीं है, but we're going to see what is learning. Okay, Gains of Learning Act 1930 defines learning as education. Learning means, of course, if I have purchased a house of mine, so it is because of my own learning, right? The education that I have acquired, and on the basis of that, I have gained some skill. And on the basis of that, because I earn money because of that, so I have purchased a house. Therefore, right? तो यहाँ पर तुम्हारे पास एजुकेशन एलिमेंट्री हो, टेक्निकल हो, साइंटिफिक हो, कैसी भी चीज हो, but you have earned something, right? You have learned something on the basis of that. So that is going to be your self-acquired property. ठीक है, डिफाइंस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी इसके एम्बिट में आता है, कोई भी वोकेशनल स्ट्रीम किसी ने करी है, बी इट बीन फैशन डिजाइनिंग, बी इट बी इंटीरियर डिजाइनिंग, और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर कुछ अलग अलग चीजों में, लाइक अगरबत्तियां बनाना, सिलाई कढ़ाई, राइट, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर दैट कम अंडर वोकेशनल योर streams and all, right, diploma courses and all, right, so not the professional course. Okay, तो ये हो जाएगा आपका लर्निंग में। अब देखते हैं इनहेरिटेंस और सक्सेशन में क्या है। देखो एज सच ना दोनों चीजें सिनोनिमसली यूज करी जाती है, डिफरेंस है बहुत ज्यादा, थिन लाइन का डिफरेंस, राइट। तो देखो, सक्सेशन इज द प्रोसेस इन विच द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड अपॉन समवन्स डेथ, ठीक है, और इनहेरिटेंस इज जस्ट वन मीन्स, राइट। सो आप ऐसे बोलते हो कि मैं कोई भी नाम ले रही हूँ, ठीक है, राम हैज इनहेरिटेड हिज फादर्स प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सक्सेशन। ओके, सक्सेशन प्रोसेस है जिससे प्रॉपर्टी इनहेरिट करा है, एंड वो दोनों ही चीज डेथ पर होता है, राइट। तो ये चीजें क्या होता है, जैसे हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, राइट। अब वो क्या होता है, आप उससे प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो वाया सक्सेशन, सक्सेशन के थ्रू। तो कैसे होता है इसको देखते हैं। अब यार तुम देखो, इनहेरिटेंस में मैंने आपको बता दी, एक मीन्स है, राइट, सक्सेशन का, राइट, आप इसको यूज करते हो एज अ वर्ब ऑफ कोर्स। एंड इनहेरिटेबल एंड अनइनहेरिटेबल राइट्स, जो चीजें इनहेरिट हो सकती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोप्राइटरी राइट्स, जो राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, आपके दादा दादी इस प्रॉपर्टी को यूज करते थे, ऑफकोर्स वो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो आपको क्या हो गई, इनहेरिट हो गई। अनइनहेरिटेबल राइट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके खुद के इमोशंस, आपके खुद के बिलीव्स, राइट, कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगल राइट्स वो होते हैं जो मैरिज के साथ आते हैं। मैरिज का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेक्सुअल रिलेशंस रखना, राइट,
ऑफ कोर्स बच्चे पैदा करना, ऑफ कोर्स लुकिंग आफ्टर योर हस्बैंड, लुकिंग आफ्टर योर वाइफ, दीज आर व्हाट, दीज आर सम ऑफ द राइट्स दैट कम अप व्हेन यू आर मैरिड ऑफ, राइट। तो उस केस में इसको बोलते हैं कॉन्जुगल राइट्स। ऑफ कोर्स दो स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ, एक मर गया, राइट, तो उसके साथ उसके राइट्स भी चले गए, राइट, जो उसको दिए थे कॉन्जुगल राइट ओवर द अदर इंडिविजुअल, ओवर द अदर स्पाउस। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनइनहेरिटेबल राइट्स जो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं विद द डेथ ऑफ द डिसीज। सक्सेशन मैंने बता दिया दो तरह के होते हैं, इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंटरी सक्सेशन। अब इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब होता है विदाउट विल, टेस्टामेंटरी सक्सेशन होता है विद विल, राइट। अभी कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल लाओ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक सैंपल विल दिख जाएगी, राइट। तो अगर इसके थ्रू कोई सक्सेशन होता है दैट इज गोइंग टू बी टेस्टामेंटरी सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव परचेज द हाउस आउट ऑफ माई ओन इनकम, right, and I'm writing out a will that after my death this particular house would be transferred to my child. Okay, my child would inherit that house, right? And that too I have two children. I want only one child to inherit this, and I do not want the other child to inherit it, right? Because of some personal reasons. Okay, तो यार मैं ना ये विल लिख सकती हूँ कि यार इस बच्चे को मिलेगा, नॉट द अदर चाइल्ड विल गेट, राइट। तो ये क्या होगा, टेस्टामेंटरी सक्सेशन। ओके, दैट इज वाया अ विल इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। So will is going to be I, right, of XYZ, daughter of ABC, resident of Delhi, aged maybe 45, 46. Write that my final will and testament, right? As of today, I have the following things with me. ठीक है, 4 BHK फ्लैट, इतना कैश है, एक फॉर्च्यूनर है, गोल्ड ज्वेलरी है, टाटा के शेयर्स हैं, ठीक है। विटनेसेस के भाई दो विटनेसेस लगेंगे यार कि तुमने उनके प्रेजेंस में करा है, और यार मैंने जब विल लिखी है मेरे को किसी ने कुछ मैनिपुलेट नहीं करा है, ठीक है, फ्रॉड डिसेप्शन से कुछ नहीं काम हो रहा। मेरा सिग्नेचर, राइट, मैं तो टेस्टेटर हो गई, है ना, जिसने विल लिखी है। ओके, मेरा नेम हो गया, मेरा सिग्नेचर हो गया, दो विटनेसेस हो गए। लिख दे कि यार मैं ये विल, किसी भी प्रेशर नहीं है मेरे को, कोई कोर्शन नहीं, कोई अनडू इन्फ्लुएंस नहीं, बोनाफाइड इंटेंशन, मतलब अच्छी इंटेंशन में मैंने एक रीड कर लिए हैं और अंडरस्टैंड कर लिए हैं कंटेंट्स ऑफ द विल, ठीक है। और ये मेरी लास्ट बिल होगी, हालांकि इसको रिवोक करा जा सकता है, बिल को चेंज करा जा सकता है, राइट। डेट लिख दी भाई। लोन्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू टैक्सेस, पेनल्टीज, चार्जेस व्हाटसोएवर एग्जिस्टिंग आफ्टर माय डेथ शैल बी रीपेड एंड डिस्चार्ज बाय माय वाइफ और चिल्ड्रन। बहुत सारी चीजें होती हैं कभी कभार, जब आप एक लोन लेते हो उसमें क्लॉजेस आते हैं कि आपके मरने के बाद वेदर द लोन बी रीपेड बाय सम अदर इंडिविजुअल ऑफ योर फैमिली मेंबर, या फिर वो खत्म हो जाते हैं इंश्योरेंस लेकर, ठीक है, वो होती हैं। इट इज माई विश एंड डिजायर दैट ऑल after my death, all my assets as mentioned above will devolve onto my wife, who's the sole and absolute owner। लिखा जाता है चीजें। assets are self acquired, right? अगर ये self acquired के केस में ही विल बन सकती है। अगर मैं बात करूं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, राइट, उसके केस में वो विल नहीं बनेगी, ठीक है, उस केस में विल नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो सक्सेशन, जो हिंदू मैरिज एक्ट, सॉरी हिंदू सक्सेशन एक्ट है, या फिर वो मान लो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही सक्सेशन चलेगा। मेरे विल लिखने से कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवॉल्व नहीं हो सकती किसी और इंडिविजुअल के पास, ठीक है। तो ये भाई पूरा ऐसा विल लिखा जाता है, राइट, अच्छे अच्छा स्टैम्प ड्यूटीज पे लगाया जाता है, ऑफकोर्स। जो स्टैम्प होती है, स्टैम्प पेपर होता है, उस पर लगता है, उसकी नोटरी होती है, बहुत चीजें होती है, दैट्स अ वेरी सैम्पल थिंग। ओके, एयर होता है भाई, इसको हेयर नहीं बोलते हैं ना, इसको हेयर बोलते हैं, इसको एयर बोलते हैं, ठीक है। एयर में क्या होता है, पर्सन जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द एयर। टेस्टेटर इज वन हु मेक्स द विल बिफोर हिज डेथ। ओके, विल भाई लीगल डिक्लेरेशन होता है पर्सन की विल, विश रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो यार तो हमने ये विल देख ली क्या होती है, ठीक है। अब ना थोड़ा सा देखते हैं यूथनेशिया। ये टॉपिक ना बहुत डिफरेंट आ जाता है, आउट ऑफ द वे, बट इससे है लिंक्ड। ओके, अब देखो यूथनेशिया होता है मर्सी किलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो जब आई वोंट से एनिमल्स, आई वुड से सम पेट्स, ओके, सम पेट्स व्हेन दे आर इल, राइट, एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्सक्रूशिएटिंग पेन्स, बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि उनको डिजीज है, राइट। एंड क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, कभी बार जो उनके मास्टर्स होते हैं, ठीक है, कभी बार उनका दर्द देखा नहीं जाता, ओके, पेट्स का, तो उस केस में क्या कर देते हैं, दे गो फॉर मर्सी किलिंग। एक इंजेक्शन लगता है उसको, एंड उस इंजेक्शन से वो डॉगी या फिर वो जो भी पेट है वो मर जाता है, राइट। सो बिकॉज वो दर्द ना वो पेट चाहता है वो सही, ना उसका मास्टर चाहता है सही, दैट इज नोन एज यूथनेशिया, which is mercy killing. That is of two types, one is active and one is passive euthanasia. इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है,
राइट, ह्यूमंस के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया अलाउड है बट कुछ कंडीशंस में। अब एक्टिव क्या होता है, जब मान लो किसी का यूथनेशिया मतलब किसी की मर्सी किलिंग करनी है, तो आप एक इंजेक्शन लेते हो, राइट, एंड आप उसको भाई आर्टिफिशियल चीजें यूज करके इंसर्ट करके बॉडी में, तब आप वो बंदे की, वो तब उस बंदे को मार रहे हो। ठीक है। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ड्रिप पर है, तो उसकी ड्रिप क्या कर दी, खोल दी, राइट, उसकी ड्रिप को बॉडी से अटैच कर दिया, डिटैच सॉरी, तो डिटैच कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो ऑफकोर्स न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज एंड ऑल उसकी बॉडी में जाएगा नहीं, उससे बंदा ऑटोमेटिकली मर जाएगा, राइट, दैट इज नोन एज पैसिव यूथनेशिया। इस केस में पैसिव यूथनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं। 2018 का जजमेंट है कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यार पैसिव यूथनेशिया अलाउ करेंगे ओनली अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। अभी कैसे होगा भाई, विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट, जैसे मैंने आपको ड्रिप वाला एग्जांपल दिया, और कोई बंदा परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का क्या होता है, वेजिटेटिव भाई थोड़ा उसको मतलब वेजिटेबल से मत समझना, बहुत लीगल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है कि बंदा बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता, बंदा बिल्कुल भी सोच नहीं सकता, बंदा इज इन कॉमा। ठीक है, कॉमा वाली स्टेट को बोलते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। ओके, बहुत टाइम पीरियड तक वो कॉमा में है। ठीक है, and withdrawal of life support with an intention to expedite मतलब to of course hasten his death। ओके, तो भाई क्या हुआ था, अरुणा शानबाग वाले केस में हुआ था। अरुणा शानबाग वाला केस वो है जहां पर बेसिकली क्या हुआ था, एक नर्स थी, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाली वीडियोस में बात करी, अगर आपको वो समझना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो जाकर मेरी वीडियोस पर देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पर। तो अरुणा शानबाग वाले केस में बेसिकली ये मुंबई का केस है, जहां पर एक नर्स थी, वो अपनी नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी एंड शी वाज ब्रूटली रेप्ड बाय वार्डन। ठीक है, तो बेसिकली 30 इयर्स तक वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, वो कॉमा में थी, राइट। ये फैमिली ने क्या डिसाइड करा, यार पैसिव यूथनेशिया, राइट, बिकॉज दिस वाज द ओनली मीन्स, जब होता है कि यार फैमिली मेंबर्स के पास पैसे नहीं है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द टर्मिनली इल पेशेंट, तो इस केस में दे गो फॉर पैसिव यूथनेशिया। बहुत रेयरली आप इसको यूज करते हो। ठीक है, तो यार इसमें होता है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, एक कॉमन कॉज सॉरी, एक एनजीओ था जिसने केस फाइल करी थी कि यार लीगलाइज करो पैसिव यूथनेशिया को, एंड ये रहा हु वाज इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट फॉर मोर देन 40 इयर्स। ओके, तो ये तुम्हारा है। अच्छा, इस केस में ना गिल भी होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ना अभी एक ब्रूटल डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वो बेड पर ही है, लेकिन उसका दिमाग चल रहा है, ठीक है, ही स्टिल इन हिज सेंसेस एंड ही कैन स्टिल थिंक। उस केस में क्या होता है, अगर उस बंदे को लगता है कि यार फ्यूचर में मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर डॉक्टर ने बोला है फ्यूचर में मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो बंदा विल लिख सकता है, वो विल लिख सकता है कि अगर कंडीशन खराब हो जाए, ओके, तो उसको अब यूथने उसका पैसिव यूथनेशिया कर दिया जाए, ठीक है, ताकि उसकी फैमिली पर फर्स्ट बर्डन ना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ये लिविंग विल कर सकते हो, जिसके पास राइट है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास राइट है टू डाई विद डिग्निटी। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, आर्टिकल 21 में ही इसको इंक्लूड कर दिया है। आर्टिकल 21, राइट टू डाई पीसफुली विद डिग्निटी। ओके, अब आपका देखो जो टेस्टामेंट्री, जो मैंने आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना, अभी भी चलो अगर हम मेन चीज के बारे में बात करें, हिंदू सक्सेशन है 1956, वो बेसिकली डील करता है आपका इंटरस्टेट सक्सेशन से। वो बंदा मर जाए, उसने विल नहीं लिखी, एंड ऑफ कोर्स वो जो सक्सेशन होगा वो आपका नॉर्मल एक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो लिखा हुआ है देयर एक्ट्स में। टेस्टामेंट्री मतलब आपने विल बनाई है ना, इंडियन सक्सेशन एक्ट से ही वो गवर्न। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है इंटरस्टेट सक्सेशन में। यूजुअली वी हैव दिस व्हिच इज द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। पहले से बोला जाता है कि यार अगर कोई फादर मर जाता है तो उसकी बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये भाई चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन थी, राइट, उसके सिर्फ बेटे को ही मिलेगी। तो 2005 में एक अमेंडमेंट आया इसमें, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जहां पर बोल दिया कि यार तुम्हारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना, चाहे वो फादर की हो, ग्रैंड फादर की हो, ग्रेट ग्रैंड फादर की हो, उस पर डॉटर्स का भी अधिकार है, राइट, और इक्वल अधिकार है जितना बेटे का है। ठीक है, मुस्लिम लॉ में कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं है, ऑफ कोर्स उनकी चीजें ही कोडिफाइड नहीं है इंडिया में, तो इंटरस्टेट सक्सेशन के लिए कोई उन्होंने डिफरेंस भी नहीं बनाया एंसेस्ट्रल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में है यार। अगर तुम्हारा इंटरस्टेट सक्सेशन तो हिंदू सक्सेशन एक्ट चलेगा, अगर तुम्हारा टेस्टामेंटरी सक्सेशन हो तो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लगेगा। यही सेम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 गवर्न करता है इंटरस्टेट सक्सेशन क्रिश्चियंस एंड पारसिक में। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोगों को, देखो कितने रिलीजन्स है, एक हमारे पास हिंदूज है इंडिया में, ब्रॉडली जो क्लासिफाई कर रखा है, हिंदू वाले लोग हैं, राइट, मुस्लिम वाले लोग हैं, ये तुम्हें पता है। थर्ड लार्जेस्ट क्रिश्चियंस, वी हैव पारसीज। देखो हिंदूज में ही आपने ना सिख्स को भी इंक्लूड करके रखा है, ठीक है, ओके, we have Sikhs, we have Hindus, we have Muslims, we have Christians, we have Parsis, we also have Jains, right, Jains और बुद्धिस्ट। ठीक है,
लेकिन हमने एक्ट्स वगैरह में जोरास्ट्रियंस को भी दिया हुआ है मौका, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, तो माइनॉरिटी में हमने जोरास्ट्रिज्म को भी एक रिलीजन माना गया है। उससे जो जोरास्ट्रियंस होते हैं लोग जो उस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उसको हमने माइनॉरिटी माना हुआ है। ज्यूज को हमने नहीं रखा हुआ, ठीक है, इसकी कंसिडरेशन में, ठीक है। तो यार तुम देखो कि यार उसमें क्या होता है, इंटरस्टेट सक्सेशन गवर्न हो जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट में, बट इस पर्टिकुलर एक्ट में तस्टमेंटल सक्सेशन ऑफ हिंदूज भी गवर्न होता है। मुस्लिम्स का नहीं होता, मुस्लिम्स का हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास जो पर्सन है ना, एयर, एयर मतलब जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, ये तरीकों के होते हैं यार, असेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स एंड कोलेटरल्स। ओके, कोलेटरल इज ऑफ कोर्स जो बैक वाले कम होता है, बट ये डिफरेंट है इससे। असेंडेंट्स होता है मतलब क्या, ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब आपकी मम्मी के पापा, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना, आपके ग्रेट ग्रैंड मदर, राइट, तो उसको बोलते हैं असेंडेंट्स, आपके एंसेस्टर्स। डिसेंडेंट मतलब एक लेवल नीचे, ठीक है। सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, दैट इज गोइंग टू बी डिसेंडेंट्स। कोलिटरल्स होता है जो अपनी बराबर के होते हैं, पैरेलल लाइंस के होते हैं, ठीक है, कजिन्स, मिटर्नल पिटर्नल कजिन्स, ये सब होता है। अच्छा, आप क्या होता है रिलेशन देखते हैं, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटरीन ब्लड। भाई फुल ब्लड होता है जब एक बंदे का सेम मम्मी, दो लोगों का, दो लोग रिलेटेड होते हैं सेम फादर एंड सेम मदर से, मतलब सिबलिंग्स, ब्लड सिबलिंग्स, ठीक है, भाई बहन ब्लड वाले। देन रिलेशन में हाफ ब्लड, हाफ ब्लड का मतलब क्या है, सेम फादर है बट डिफरेंट मदर्स है, ठीक है। एक दूसरे की, एक मदर स्टेप मदर हो जाएगी, फिर मतलब दूसरी मदर दूसरी बच्चे की स्टेप मदर हो जाएगी, उस केस में हाफ ब्लड से रिलेटेड है। हाफ ब्लड मतलब फादर का ब्लड तो एटलीस्ट सेम है दोनों बच्चों में। एंड यूट्रीन ब्लड में अगर सेम मदर है बट डिफरेंट फादर्स हो, राइट, तो उसको यूट्रीन बोलते हैं, बिकॉज बच्चा यूटेरस में होता है तो उसको यूट्रीन ब्लड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो अपन पढ़ते हैं फाइनली रूल्स ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन इन हिंदू मेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू मेल मर गया, उसने कोई विल नहीं बनाई, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्पोज ऑफ। देखो अब तुम्हारे पास क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। क्लास वन एयर्स, क्लास टू एयर्स, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। देखिए, कॉग्नेट्स बहुत एंड में आता है, मेजरली बात एग्नेट्स तक खत्म हो जाती है, इवन एग्नेट्स भी नहीं, क्लास टू तक खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो, ये ना कुछ ऐसा होता है कि यार फॉर एग्जाम्पल क्लास वन बहुत ज्यादा प्रेफर्ड एयर्स होते हैं, कोई बंदा मर गया तो ऑफकोर्स बहुत सिंपल है, वो प्रॉपर्टी उसकी माँ को मिलेगी, उसकी बीवी को मिलेगी, उसके बच्चे, उसके बेटे बेटी को मिलेगी, ठीक है, अप टू द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का मतलब क्या है भाई, ये तो तुम्हारे क्या हो गए, मदर क्या हो गई, मदर तो भाई ये जैसे मैं बात करूँ तो पैरेलल जनरेशन के हो गए, ये जो तुम्हारी सन डॉटर हो गए ये तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन के हो गए, इनके बेटे सेकंड जनरेशन हो गए, और उनके बेटे थर्ड जनरेशन हो गए, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। तो भाई तब तक वो चीज आपको मिल सकती है, बट अगेन वो चीज फोर्थ जनरेशन और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन वो नहीं होगी, और आपको पॉसिबल भी नहीं होती, इसलिए लिखा होता है हमेशा थर्ड जनरेशन, क्योंकि यार इतना कोई जीता ही नहीं है बंदा कि वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन को देखे, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास क्लास टू एयर्स में तुम्हारे फादर आ जाते हैं, तुम्हारे ब्रदर आ जाते हैं, तुम्हारे सिस्टर आ जाते हैं, मतलब तुम्हारे कोलेटरल्स हो गए, ब्रदर सिस्टर। देन तुम्हारे उनके बच्चे, मेटर्नल पेटर्नल अंकल आंट ये सब आ जाते हैं। ये तभी उनके पास प्रॉपर्टी तभी जाएगी जब क्लास वन में कोई नहीं होगा, क्लास वन में कोई नहीं होगा तो क्लास टू में जाएगी, क्लास वन में ऑलरेडी लोग हैं तो यार टू को नहीं जाएगी, बहुत सिंपल सा है चीज, ठीक है। और कोई भी एड्स नहीं है आप मान लो क्लास वन और क्लास टू में, ठीक है, तो यार एग्नेट्स को जाएगी। एग्नेट्स क्या होता है, when two persons are related to blood or adoption wholly through males they are known as agnates. In the same way cognates क्या होता है, when two persons are related to blood or adoption but not wholly through males मतलब through females, that is going to be known as cognates। अब इसको समझते थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आपको लगेगा बट ये है नहीं डिफिकल्ट एक्चुअली। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन द अबव डायग्राम S is the son of P, SS is the son of S, the grandson of P, triple S is the son of double S, and great grandson of P, right? SS1 is the son of SSS, great grandson of P, ठीक है। यहाँ पर जो ये है ना, ये क्या हो गया, ये एक एग्नेट हो गया पी का, एंड इज ट्रेसिंग रिलेशन होली थ्रू मील्स, दैट इज हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, नो फीमेल हैज इंटरवीन्ड। तो इन द अबव केस heirs, that is your class 1, class 2 and agnates are absent from property, then it will go to cognates। अब ये कैसा हो गया, ये आपका मेन फादर हो गया, ठीक है, ये आपका सन हो गया, ये आपका हो गया ग्रैंडसन हो गया, ये आपका ग्रेट ग्रैंडसन हो गया, और आपका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हो गया। पिछली वाली बात करी थी ना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन की, हमने हमने क्या बोला, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको थर्ड जनरेशन लिखा है।
अगर तुम्हारे क्लास वन क्लास टू एयर से नहीं है तो किसको दोगे, तो तुम सीधा दे दोगे फोर्थ जनरेशन। ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन हो गई। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एग्नेट, क्योंकि बहुत दूर का बंदा है, बहुत दूर का। अगर इनफैक्ट तुम उसको ऐसे भी मत समझो कि फोर्थ जनरेशन, तुम समझ लो कोई भी दूर का, अगर तुम्हारा उससे ब्लड मिलता है और वो मेल है, कोई दूर का कहीं मिला है, उसको दे सकते हो, ही वुड बी योर एग्नेट। कॉग्नेट में कोई एग्नेट नहीं है, तुम्हारे पास कोई दूर का मेल नहीं है, बट कोई दूर का तुम्हें फीमेल मिल गई जिससे तुम्हारा ब्लड मैच होता है, वो तुम्हारी हो जाएगी कॉग्नेट, और कॉग्नेट को प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वो सेम जो टेबल है सेम तरीके से बताया गया है, कोई किसी मेल ने इंटरवीन नहीं करा है, ये सब फीमेल्स हैं। ठीक है, तो ये था इसमें एग्नेट और कॉग्नेट। अगर कोई हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी है और उसने विल नहीं लिखी तो कैसे डिस्पोज ऑफ होगी? यूजुअली यूजुअली देखा जाता है कि हिंदू फीमेल की कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं, क्योंकि सब मेल्स के पास होता है। ठीक है, ऐसा देखा जाता है ऑफकोर्स पेट्रियार्कल सोसाइटी में, बट ऑफकोर्स अगर हो, बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट, ऑफकोर्स विमेन दे आर डूइंग ग्रेट टुडे इन द वर्ल्ड। बट अगर हम देखें उनका सक्सेशन कैसे होता है उनकी प्रॉपर्टी का, देखिए पहली कैटेगरी में हस्बैंड वुड गेट, son would get, daughter would get, children of the predeceased son and daughter। predeceased का मतलब क्या होता है? मरने से पहले। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हारे मरने से पहले अगर तुम्हारे सन और डॉटर की मृत्यु नहीं हुई और उनके बच्चे हैं, तो उनको भी मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हारे सेकंड कैटेगरी में इसको मिलेगी। ऑफ कोर्स जो एयर होगा पहली कैटेगरी को प्रेफर करा जाएगा। अगर ये पहली कैटेगरी ही नहीं हुई तो दूसरी कैटेगरी में वो लोग जाएंगे। अगर पहली कैटेगरी में मान लो सिर्फ एक बंदा हुआ तो उस एक बंदे को ही मिलेगी, और वो सेम चीज अप्लाई होती है सक्सेशन ऑफ हिंदू मेल में भी। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में एयर्स ऑफ द हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड की ऑफकोर्स, अब एयर्स ऑफ द हस्बैंड का मतलब क्या होगा? तुम ले लो क्लास टू एयर्स को ले लो, तुम्हारे ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, हस्बैंड के बोल रही हूँ, हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर बच्चे। ठीक है, फादर मदर फॉल अंडर द थर्ड कैट, इसके खुद के हिंदू फीमेल के फादर मदर एंड देन एयर्स ऑफ फादर मदर आर कवर्ड अंडर द फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये ऐसे बोला जाएगा कि यार फीमेल्स को थोड़ा सा, यार तुमको ये नहीं लगता कि थोड़ा सा नीचे वाली पोजीशन दी गई है, राइट? कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है उस पर तुम्हारे मम्मी पापा का अधिकार थर्ड कैटेगरी में आ रहा है और उससे पहले तुम्हारे हस्बैंड के एड्स का आ रहा है। फिर इसका एक लॉजिक है। ठीक है, माना कि कुछ चीजें हैं जो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सब मेड है, राइट? मनुस्मृति में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है फीमेल्स के लिए। यार तुम इस चीज में देखोगे तो जब हस्बैंड मरता है, ठीक है, तब भी वाइफ को मिल ही रही है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो उसमें भी आई वुड से कुछ ऐसा है नहीं, और इनफैक्ट अगर वाइफ भी ना हो, मदर है, मदर को तो मिल ही रहा है। ठीक है, अगर तुम उस केस में देखो कि यार मदर की प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होनी है, ठीक है, तो यार पहला चीज तो ऑफकोर्स अगर मान लो मदर की होनी है प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ, मदर मर गई है, तो पहले तो हस्बैंड को मिल रहा है। इन द सेम टाइम हस्बैंड मतलब अगर ऊपर वाला है तो उसको उसको मदर को मिल रही है, एंड वाइफ इज ऑलवेज देयर। और हमने थोड़ा सा 2005 में भी अमेंडमेंट करा है। तो उस केस में अगर तुम देखने की कोशिश करोगे ना, तो तुम देखोगे कि यार ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है, बट अगर दूसरी साइड में देखोगे तो वाइफ को ऑलरेडी मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ द केस में तुम देखोगे कि यार मदर तो, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस देखोगे तो मदर वुड नॉट बी प्रेजेंट और आइदर शी वुड बी प्रेजेंट, सो वाइफ इज गोइंग टू गेट एवरीथिंग। ठीक है, और सिमिलरली वाइफ को जो मिलेगा, बच्चे भी छोटे होंगे तो फिर बच्चों का भी उसको लेना पड़ेगा। बट ऑफकोर्स ये चीजें डिफर करती हैं हर केस, बच्चे बड़े भी हो सकते हैं, मदर हो भी सकती है जिंदा। बट इस केस में तुम देखोगे कि वाइफ को दूसरे केस से मिल रहा है, तो उस केस में इतना डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। मुस्लिम्स में देखो कोडिफाइड लॉ नहीं है, दो कैटेगरीज, एक सुन्नी हो जाता है और एक हो जाता है शिया। ठीक है, अगर हम शिया के बारे में बात करें, थोड़ा सा सिंपल है। कॉन्सैंक्विटी, कॉन्सैंक्विटी का मतलब ही होता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, एंड एयर्स बाय वे ऑफ मैरिज, दैट इज हस्बैंड और वाइफ। तो यार तुम्हारे शिया में दो तरीके के एयर्स डिवाइडेड होते हैं। क्लास वन में कॉन्सैंक्विटी में मतलब ब्लड में तुम्हारे पेरेंट्स और बच्चे आ जाएंगे। क्लास टू में तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे सिस्टर्स आ जाएंगे। क्लास थ्री में तुम्हारे मेटर्नल पिटर्नल अंकल्स आ जाएंगे, जिससे ब्लड मिलता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर तुम्हारे ऑलरेडी कॉन्सैंक्विटी को ऑफकोर्स प्रेफरेंस दी जाती है, कॉन्सैंक्विटी में कोई नहीं हुआ, तब वो चीज रहेगी हस्बैंड और वाइफ को, राइट? अदरवाइज दोनों को एक साथ नहीं मिलती। ठीक है, ये अभी तक ऊपर तक देखता है क्लास वन, अगर क्लास वन को ही सब मिलेगी, क्लास वन नहीं तो क्लास टू को जाएगी सीधा, और क्लास टू भी नहीं है तो एग्नेट्स को जाएगी, फिर वो जाएगी कॉग्नेट्स को। ठीक है, ऐसे करके अब देखो कुरान में ना एक्चुअली सब कुछ मेंशन होता है चीज, कि तुम कितनी प्रॉपर्टी किसको देते हो, इट इज ऑलवेज मेंशन। ठीक है, शेरियर्स वी हैव थ्री कैटेगरीज मेजरली इन सुन्नीस, अमंग सुन्नीस, शेरियर्स, रेसिड्यूरीज एंड डिस्टेंट किंडरेड। ठीक है, यूटरीन एयर्स, डिस्टेंट का मतलब होता है बहुत दूर का, किंडरेड इज समथिंग ब्लड रिलेशनशिप, एंड यूटरीन का मतलब ऑफ कोर्स यूटरीन ब्लड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यार पहला तुम्हें जो होगा ना, वो पहला शेरियर्स को मिलेगा, राइट? शेरियर्स को, एंड देन
अगर शेरियस नहीं होंगे तो वो रेजिड्यूरीज को मिलेगा। देखिए डिस्टिंक्ट किंडरेड को सबसे लास्ट में मिलेगा अगर ये दोनों कैटेगरीज ऊपर की नहीं है तो। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल शेरियस आर अलॉटेड देयर कुरानिक शेयर्स बिकॉज कुरान मेंशन है क्या तुम सन को कितना दोगे, तुम डॉटर को कितना दोगे, तुम बीवी को कितना दोगे। इनफैक्ट ये भी मेंशन है कि तुम खुद के फ्यूनरल के लिए कितना दोगे। ठीक है। जैसे ये सारी चीजें कि यार जब तुम विल बनाते हो ना, कोई मुस्लिम पर्सन बनाता है, वसीयत बनाता है, तो उस केस में वो खुद का लिए भी रखता है शेयर कि यार मेरे मरने पर कितना यूज होगा, उसको भी साइड करके जाता है, बाकी सबका उसको शेयर देता है सबको। ठीक है। समथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अलॉटिंग शेयर्स टू देम, देन इट गोज टू द रेजिडुअरीज। ठीक है। मान लो शेयर्स में कम लोग थे, ठीक है, शेयर्स में होने चाहिए थे 5 लोग, बट है तुम्हारे 4 लोग, उसका एक का बचा हुआ जो शेयर है वो जो चला जाएगा रेजिडुअरीज के पास, रेजिडुअरीज के एक बंदे के पास या फिर 2 बंदों के पास, अगर कुरान में लिखा है कि यार इतना शेयर जाएगा। अब ना मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली इन वन केस डिस्टिंक्ट किंडरेड विल इनहेरिट द व्हेन with the sharer when there is only one sharer, that is husband or wife of the deceased, and no other sharer or residuary exists। ठीक है। आपको सबको डिवाइड करना पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये चीज कैसे चलती है, रुक जाओ। फैमिली लॉ का ये चैप्टर है ये, वेट आई जस्ट लेट यू नो। फैमिली लॉ का चैप्टर है, पेज 147, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। अब देखो, अब यहाँ पर कैसे है इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजीली समझ जाओगे इसको। या अंडर मुस्लिम लॉ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ वाइफ, द शेयर ऑफ हस्बैंड इज 1/4 of the property when there is a son or daughter of, but when there is no son or daughter, right, when there is no child, the husband is entitled to half of the estate of the wife। ठीक है। In case of death of the husband, share of wife is 1/8 when there are children, but if there are no children, the share increases to 1/4। Under Muslim law, there is a restriction that a person cannot dispose of by a will more than 1/3 of its property। ठीक है। ओनली 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ही कैन डिस्पोज ऑफ। ठीक है। बाय विल। रेस्ट वाली क्या हो गई, जो तुम्हारे 2/3 हो गई, बैलेंस बच गया, वो चीज कुरान में लिखी है कि यार कैसे उसका सक्सेशन होगा। उसका तुमने मान लो तुम एक मुस्लिम पर्सन हो, ठीक है, तुमको विल बनानी है। विल में तुमने मेंशन कर दिया मेरी प्रॉपर्टी, मैं बहुत सिंपल नंबर ले रही हूँ, बहुत सिंपल नंबर ले रही हूँ, 900। 900 है तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हें डिवाइड करना है रुपीज में। ठीक है, बहुत सिंपल छोटे छोटे नंबर लिए मैंने। इसका 1/3 कितना होगा, 300। मेरे बहुत फेमस ट्रस्ट है, बहुत क्लोज ट्रस्ट है, राइट, मेरे बहुत फेवरेट, जिसको मैं 300 रुपीज डेथ के टाइम पर देना चाहूंगी। ठीक है, 300। अब बाकी बचा हुआ कितना होगा, 600 रुपीज। वो 600 रुपीज तुम्हारा जो सक्सेशन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, सक्सेशन के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका 1/8 कितना होगा, अब मान लो अगर बच्चे, अब मान लो लेट्स सपोज अगर बच्चे हैं, तो ये 1/4 कितना होगा इसका, 1/4 इसका कितना होगा, इसका होगा 150, इफ आई नॉट रॉन्ग, या 150, तो 150 मेरी वाइफ को जाएगा इसके अकॉर्डिंग। 450 कैसे होगा, 450 फिर मेरे बच्चों में डिवाइड हो जाएगा, 3 बच्चे हैं फिर, उसके अकॉर्डिंगली एल्डेस्ट कौन सा वैसे डिवाइड हो। तो ये कुरान में मेंशन है यार, वाइफ को कितना देना है, उसको कितना देना है, किसको कितना देना है। प्लस आप उस 2/3 में से इतना ये भी डिसाइड करते हो कि आपके फ्यूनरल में कितना लगेगा, उसको भी सेट कर दो ताकि फ्यूनरल में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो ऐसा होता है इसका मुस्लिम्स का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, मैंने आपको इधर से समझा दिया, बिकॉज ऑफकोर्स एनसीईआरटी है तो पार्ट्स ना थोड़े से अलग तरीके से लिखे होते हैं, कुछ आधे इधर आधे उधर, तो इससे मैंने आपको बता दिया कहाँ से मैं उठा रही हूँ चीजें। हम्म। अब आ जाओ। हाँ, इधर है रूल्स ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925। ये आपको पता है, टेस्टिमेंट्री सक्सेशन आपने विल बनाई है हिंदू सक्सेशन में, तो ये उसको गवर्न करता है विल को। ठीक है, टेस्टिमेंट्री सक्सेशन को। और इंटरस्टेट मतलब विदाउट विल, अगर क्रिश्चियंस और पारसीज का मैटर है वो गवर्न करता है। अगर तुम देख लो, ठीक है, ये है क्रिश्चियंस एंड पारसीज, एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब तुम देखो क्रिश्चियंस में पहली कैटेगरी क्या होती है, स्पाउस, लीनियल डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब नीचे, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, और रिमोटर लीनियल डिसेंडेंट। रिमोटर मतलब यार मान लो मेरा कोई डिसेंडेंट बहुत दूर का किसी और कंट्री में रह रहा है, जो ट्रेस हुआ है वो बहुत रिमोट है, लेकिन है वो लीनियल, क्योंकि वो ऑफकोर्स लीनियज में आ रहा है, मतलब ब्लड सेम है, और डिसेंडेंट है क्योंकि वो मेरी नीचे वाली जनरेशन का है, तो इस केस में रिमोटर लीनियल डिसेंडेंट्स। अगर कोई लीनियल डिसेंडेंट नहीं है तो प्रॉपर्टी सीधा तुम्हारे स्पाउस को जाएगी। ठीक है, एंड दोस हु आर
kindred, मतलब consanguinity in relation to the person descended from the same stock. Consanguinity is again via blood. Consanguinity का मतलब ही होता है blood relation. तो मतलब कोई दूर का बंदा वो जाएगी उस केस में, अगर सिर्फ स्पाउस और तुम्हारी डिस्टिंक्ट किंडरेड को जाएगी, अगर तुम्हारा कोई डिसेंडेंट नहीं है। ठीक है, इफ देयर आर नो डिसेंडेंट और वन हु इज किंडरेड, तो एंटायर प्रॉपर्टी तुम्हारी किसको चली जाएगी? स्पाउस को। इन द एब्सेंस ऑफ स्पाउस, प्रॉपर्टी जाएगी लीनियल डिसेंडेंट्स को और तुम्हारे किंडरेड को। मेजरली तुम लीनियल डिसेंडेंट्स को ही दोगे प्रेफरेंस, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड से मैच होते हैं। रिमोटर लीनियल डिसेंडेंट्स या फिर किंडरेड एक ही बात है। ओके, अब आते हैं रूल ऑफ एस्टेट। कोई बंदा है, उसका एक घर था, वो बंदा अब मर चुका है, वो घर ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसको कोई भी क्लेम करने नहीं आ रहा। ठीक है, उसको कोई भी बिल नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं आ रहा, उसका कोई एयर ही नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक इट। ठीक है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज वी नो द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज रूल ऑफ स्टेट। रूल ऑफ स्टेट। ओके, जब आते हैं टेस्टामेंटरी सक्सेशन में अंडर मुस्लिम लॉ, मैंने बता दिया भाई, वासी वसीयत बनाता है, राइट। बंदा ऑफ कोर्स साउंड माइंड का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए विल बनाते हुए। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर तुम ओरली भी विल बना दोगे मुस्लिम्स में तो चलेगा। ठीक है, अनइक्विवोकल मतलब कोई बिना डाउट के कोई एक्सप्रेशन, लेकिन तुम्हारे पास विटनेसेस होने चाहिए ताकि लगे कि यार तुम बुलाए फुसलाए नहीं हो विल बनाने के लिए। ओके, ऑफ कोर्स कोई भी किसी और की प्रॉपर्टी को तुम विल से बीक्वेट मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स बहुत लॉजिकल है यार इसके ये सेंटेंस। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को करोगे। पर्सन कैन डिस्पोज ऑफ ओनली वन थर्ड ऑफ इट्स प्रॉपर्टी विच इज लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ इट्स फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड डेट्स, मतलब मुस्लिम्स को विल में अपना फ्यूनरल वाला चीज भी मेंशन करना होता है। बैलेंस ऑफ टू थर्ड्स गोज टू द heirs, मतलब नॉर्मली सक्सेशन होगा। देखिए, विल से सिर्फ he can dispose of, मतलब he can create a will and then he can dispose of via that particular will। ठीक है, testamentary succession amongst Hindus, Parsis, Christians से पता है इंडियन सक्सेशन एक्ट पे गवर्नड है। ये does not deal with substantive law but such as what property may be transfer of what estate। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्सटैंटिव और एक होता है तुम्हारा प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव का मतलब होता है कि यार बहुत चीजें जो तुम्हारे बिल्कुल सामने मेंशन्ड है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड इट डिफाइंस व्हाट व्हेन, राइट, बट इट डज नॉट डिफाइन व्हाई एंड हाउ। हाउ वाला जो फैक्टर है ये ना प्रोसीजरल लॉ डील करता है। जैसे मैं बात करूँ आईपीसी या बीएनएस, तो न्यू नाम है बीएनएस। ठीक है, बीएनएस से रेफर करता है। बीएनएस से मेंशन है थेफ्ट क्या है, थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है। ठीक है, अब तुम्हारा जो बीएनएसएस है, मतलब तुम्हारा जो सीआरपीसी है, ये गवर्न कर रहा है कि यार किसी ने थेफ्ट कमिट करा है उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी। ठीक है, पहले 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर उसको पुलिस देखेगी, फिर वो जेल में जाएगा, फिर ऐसी प्रोसीडिंग होगी, फिर उसकी क्वेश्चनिंग होगी, ऐसे ऐसे होगा। ये चीजें मेंशन है, लेकिन जो चीजें ना सिर्फ स्टेटमेंट्स, मेजर स्टेटमेंट जिस पर कोई इतना नहीं होता कि यार उस पर डिबेट डिस्कशन या फिर उसमें प्रोसीजर नहीं बताया जाता कि ये होगा ये होगा ये होगा फिर ये होगा फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा, दैट इज नोन एज प्रोसीजरल, दैट कम्स अंडर सीआरपीसी और बीएनएसएस। हाउएवर सब्सटैंटिव इज समथिंग which deals with just your statements that cannot be questioned or you do not define the procedure। ठीक है, एक्ट डज नॉट डील विद सब्सटैंटिव बट ये प्रोसीजरल है। अब प्रोसीजरल में कैसे, तुम्हारी बिल बन गई, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, कोई भाई फॉर्मेलिटीज होती हैं। ठीक है, तुम्हारा नोटरी लगती है, उस पर भी तुम्हारा ग्रीन पेपर इशू होता है, फर्स्ट पिंक पेपर भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का अपना होता है, स्टैम्प पेपर होता है, रेवोकेशन। बिल बाद में अगर मैंने मान लो ड्रॉ कर लिया अपने बिल में जो डेक्लेरेशन था, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। रिवाइवल, जो मैंने विड्रॉ करा था, तो यार अगर मैं दोबारा उसको रिवाइज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ द विल, ठीक है, इंटरप्रेट करना है बिल को, वो कैसे होगा बंदे के मरने के बाद। एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होंगे जो स्टेट को मैनेज करेंगे, उनका क्या रोल रहेगा और वो कैसे प्ले में आएंगे जब ओनर मर जाएगा। ग्रांट ऑफ प्रोबेट, जब आपका फाइनली आप क्लेम करते हो विल को, जब बंदा मर जाता है, दैट इज नोन एज ग्रांट ऑफ प्रोबेट। उसमें एग्जीक्यूशनर जाता है, भाई एग्जीक्यूशनर कौन था जो विल को फाइनली में इम्प्लीमेंटेशन में लाएगा, जब बंदा मर जाएगा वो कैसे लाएगा, वो कौन से कोर्ट में जाएगा, वो सब चीजें कैसे चलेंगी, वो प्रोसीडिंग्स इसमें मेंशन है। However, it's a secular law that is applicable to each and every community in matters of testamentary succession except Muslims। ठीक है, सिख्स भी तुम्हारे हिंदूज में आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं तुम्हारे हिंदूज में। ठीक है, बिकॉज इन सबका ओरिजिन ऑफ कोर्स इंडिया में हुआ था। तुम्हारे क्रिश्चियंस एंड पारसीज, पारसीज का भी इनफैक्ट हुआ था, बट पारसी कम्युनिटी बहुत कम है भाई, 0 पॉइंट समथिंग कम्युनिटी वो रह गई है। वो कम्युनिटी चाहती है कि यार उसका प्रेजेंस हो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, बहुत कम है पॉपुलेशन की, माइनॉरिटी है, बहुत माइनॉरिटी। क्रिश्चियंस है थर्ड लार्जेस्ट मेजोरिटी, बट इतनी भी नहीं है मेजोरिटी। ठीक है, बट मेजरली बाहर से उनका इन्फ्लुएंस था। ठीक है, they were introduced and then they were married off the British and the Europeans, and यहाँ पर finally
these people are living. तुम्हारा Jews are not considered, Zoroastrians considered होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं है but होते हैं. सैम्पल विल हमने पढ़ ली ऑफ कोर्स कैसे होती है, राइट, कैसी कैसी चीजें लिखी जाती हैं, वी हैव रेड दिस ऑलरेडी. Exercise you can do by yourself. If you have any doubt, then you can also comment below, okay, or you can DM me on Instagram as well. In the very next lecture, I will be starting with the other topic, which is of course आपका I think adoption लूंगे या फिर I'll take up marriage वगैरह, ठीक है, I'll take up I think marriage and divorce I'll pick up. That is also a very good topic. वो तो सभी सबका favorite ही होता है, ठीक है, family law में. So of course I'm going to pick up that then in the other one. And till then, stay tuned. Do subscribe to my YouTube channel. Also hit my bell icon as well, and so that you are the first one to get a notification of some new video right on my YouTube channel. And apart from that, you can also share because amongst all your law aspirants, because these videos are completely unfiltered, because I know by coaching institutes kaise kaam karte hain and what happens exactly, what is actually taught. So I would be doing in a really, really easy way so that you are not confused at all. Okay, do also check out my Instagram page as well. Over there, I upload some content. You can DM whatever doubts are there. Also, my email ID is also attached with this YouTube channel as well. You can see under the information wala cheese. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स उधर भी भेज सकते हो, डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, दोनों ही चीजें बहुत कन्वीनियंट है. और स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडीइंग एंड डू नॉट वरी एट ऑल. We'll crack together. Okay, bye, stay tuned.